नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 29वां और आखिरी भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि जो रति की चाची है और उसका बेटा उमानाथ वो गौना करवा कर लाता है अपनी पत्नी को और उसका नाम रखा जाता है कमलमुखी। और उमानाथ 1 महीने रहता है घर में छुट्टी पर और उस 1 महीने में वो अपनी पत्नी को इतना ट्रेंड कर देता है, एकदम खुद की तरह बना देता है, जो माँ के एकदम से विरोध में जाता है। जैसे उमानाथ था वो अपनी पत्नी को भी वैसा ही बना कर गया और जो बाकी बचा था वो आस पड़ोस की औरतों ने पूरा कर दिया। चाची को लगने लगा कि वो घर में पूरी तरह उपेक्षित है, किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई था जिसको चाची की जरूरत थी, वो था रत्ती। रत्ती और चाची के बीच कुछ इमोशनल मोमेंट आते हैं। चाची कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ही मुझे आग देना, और फिर रतिनाथ बहुत इमोशनल हो जाता है और चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उनका शरीर बहुत दुर्बल हो जाता है। अब आगे परसोनी से हैजा शुरू हुआ। शुभंकरपुर, केरवनिया, मकरंदा, दहोड़ा, पकड़िया, अमृतपुर इन 8-10 गांवों में फैल गया। वर्षा रुकी रही तो हैजा अपना नंगा नाच नाचता रहा। चाची साल भर से बीमार थी। उसकी कमजोर देह हैजे का धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकी। संयोगवश रतिनाथ मौजूद था। उसने आखिरी हालत में उमानाथ को तार दिया, परंतु अंत समय में चाची अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकी। 36 घंटे पखाना पेशाब रुका रहा। अंतिम क्षण में रतिनाथ ने कहा, चाची सिमरिया घाट चलोगी? चाची ने हाथ से इशारा किया, नहीं, और नजदीक बुलाकर बोली, यही आंगन मेरे लिए भागीरथी गंगा है। चाची की आवाज इतनी क्षीण हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से रतिनाथ समझ सका। कमलमुखी हल्दी का चूरन और चावल का आटा एक महीन कपड़े में बांधकर उस पोटली से अपनी सास के तलवे मल रही थी। चाची की बेचैनी अतिकोटि पर पहुंच गई थी। उसने डॉक्टरी दवा लेने से इनकार कर दिया था। अमृत धारा तक उसे मंजूर ना थी। रतिनाथ को ऐसा लगा कि मरने का ये अवसर चाची अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। वो इस जीवन से ऊब गई हैं और अब विराम चाहती हैं। परिवार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे चाची का ये असमय प्रयाण सह्य न हो। आषाढ़ कृष्ण पंचमी की रात्रि शेष में जब ढिबरी की पीली लौ जरा देर के लिए फुरफुरा उठी, तब रतिनाथ समझ गया कि चाची चली। उसकी आंखों से आंसू बह चले। कमलमुखी ने जोर से रोना शुरू कर दिया। रत्ती ने दिल को कड़ा किया। तुलसी चौरा के नजदीक पहले सुजनी बिछाया, फिर चाची को संभाल कर वहां उठा ले आया। वहीं तुलसी चौरा के नजदीक चाची ने एक बार जोर से ऊर्ध्वश्वास लिया और उसकी आंखों की पुतलियां उलट गई। मुंह से थोड़ा रक्त मिश्रित कफ निकला और बस। ताराचरण, घूटर, सुखदेव, गदाधर और रतिनाथ यही 5 अर्थी उठाकर ले गए। अपनी ही पुरानी अमराई में चिता तैयार हुई, ठीक उसी जगह जहां थोड़ी थोड़ी दूर के फासले पर उमानाथ के बाप, दादा, परदादा और दादी परदादी आदि का अंतिम संस्कार हुआ था। मृतक को नहलाकर नया कपड़ा पहना दिया गया और तब उसे चिता पर डाल आए। लंबा पूला की तरह खड़ का ऊक उल्का बनाया गया। साथ लाई आग को फूंक कर रतिनाथ ने ऊक को धधकाया और चिता की परिक्रमा करके चाची के मुंह में अग्नि स्पर्श कराया। ये विधि 3 बार की गई। अंत में ऊक को चिता पर छोड़ दिया गया। आग लाश को पकड़ चुकी थी। जलने में करीब 2 घंटे लगे। सभी एकमत थे कि उमानाथ जानबूझकर अपनी मां को बीमार रखता था। यद्यपि होनहार को भला कौन रोक सकता है। रतिनाथ बराबर गुमसुम रहा।
चिता उसी दिन बुझाई गई। ये काम वहां की प्रथा के अनुसार तीसरे दिन हुआ। उस समय बची खुची 2-1 हड्डियां संभाल कर जरा अलग रख ली गईं और बाकी राख समेटकर उस पर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया। ऊपर से तुलसी का पौधा उस पर रोप दिया गया। हड्डियां ले जाकर समय और सुविधा के अनुसार गंगा में प्रवाहित करना था। चौथे दिन उमानाथ आधम का श्राद्ध साधारण रूप से ही हुआ। रतिनाथ 13 दिन उपस्थित था ही। जयनाथ को खबर कर दी गई थी, वो फिर भी नहीं आए। कुल 250 खर्च पड़ा। एकादशा की कच्ची रसोई का भोज था और द्वादशा को चूड़ा दही का। जयदेव का लड़का भवदेव विलायत से आया था, इसीलिए समाज में 2 गोल थे। उमानाथ विलायती गोल में था। यही कारण था कि किफायत में ही काम चला गया। उमानाथ 20 दिन गांव रहे। कमलमुखी गृह कार्य में खूब होशियार नहीं तो भोथर भी नहीं थी, और अब तो सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ पड़ी थी। उसने अपने भतीजे को बुलवा लिया। रतिनाथ ने काशी जाकर पढ़ना तय किया। नानी और नाना इस विचार से सहमत न थे, परंतु रत्ती का मन अब इधर बिल्कुल नहीं लग रहा था। चाची के अभाव में शुभंकरपुर अब उसके लिए शमशान था। उस महिला को उसने तिल तिल करके खपते देखा था। वो चाची की वेदना का हिस्सेदार था। चाहता था कि घर से दूर, खूब दूर रहकर ये वात्सल्य की उन स्मृतियों का उपभोग करे। आषाढ़ की पूर्णिमा जब हो गई तो एक दिन चाची की हड्डियां और राख लेकर रतिनाथ काशी पहुंचा। उसके जिम्मे कुल 15 रुपए थे। बचपन में बाप के साथ वो एक बार काशी जा चुका था, परंतु तब की देखा सुनी अब किस काम की। तारा मंदिर क्षेत्र के अध्यक्ष से रतिनाथ का दूर दूर का एक रिश्ता पड़ता था। उन्होंने भोजन का प्रबंध अपने यहाँ कर दिया। पढ़ाई के लिए मीर घाट पर मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह सब निश्चित हो चुकने पर रतिनाथ एक दिन प्रातःकाल नाव भाड़ा करके मणिकर्णिका घाट के सामने बीच गंगा में गया और चाची की अस्थियों को कंपित हाथों तथा आर्द्र आंखों से प्रवाहित कराया। अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके लौटते समय रतिनाथ के हृदय में बारंबार यही बात उठ रही थी कि अमावस की उस रात को कौन था चाची? एक घनी और अंधेरी छाया तुम्हारे बिस्तर की तरफ बढ़ाई, वो क्या थी चाची? सदा के लिए तुम्हारे सिर पर कलंक का टीका लगा गया, वो कौन था चाची? शील और शालीनता के प्रति में तुमने क्यों उस धूर्त का नाम नहीं बतला दिया? ये उपन्यास यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का आखिरी भाग। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नए उपन्यास या फिर किसी और रचना के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।